हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग DSSB TGT SST के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास 10 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1820-1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कृषि कीमतों में भारी गिरावट आई थी जिसके कारण अमेरिकी राज्यों ने यूरोप से अनाज का आयात करना प्रारंभ कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1787 में लुई 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रायर्स। 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्रायर्स शहर में निर्वासित कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉलेट। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। इस विधेयक के तहत प्रांतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल हेनरिक मार्क एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते हैं और वे इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। दूसरा, आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। तीसरा, इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया ये गलत है क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789। दूसरा, चर्च और पादरियों में सुधार 1787। तीसरा, बास्टील के पतन की पहली वर्षगांठ 1788। तो सिर्फ स्टेटमेंट जो पहला है वो सही है, इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आज़ाद हिंद फौज के लिए प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था और इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है और गांधी जी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 सितंबर 1857 को। 1857 के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा 20 सितंबर 1857 को पुनः कब्जा कर लिया गया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय के सेनानायक जनरल बख्त खां अथवा खान बहादुर खां थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खां थे और इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में 1890 ईस्वी को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बॉम्बे प्लान।
1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 1944-45 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी और शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? पहला, देसी रियासतों के प्रतिनिधि, दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा, यानी केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, 20वीं सदी की शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। दूसरा, 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूर और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? पहला, समाजवादी, दूसरा, पूंजीवादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी। समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज्य का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा असेंबली भंग नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में 2 भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जो कि ऑप्शन बी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1856 में। सहायक संधि के तहत 1856 में अंग्रेजों ने अवध राज्य का समामेलन अपने राज्य में करके इसे समाप्त कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? फर्स्ट, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, सेकंड, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, यानी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने रूसी क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन सिल्वेन बैली को। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फरवरी क्रांति। 1917 में रूस में 2 क्रांतियां घटित हुई। पहली फरवरी 1917 में, जिसे फरवरी क्रांति कहा जाता है, जो पेट्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण घटित हुई थी, और दूसरी अक्टूबर 1917 में घटित हुई थी, जिसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, 1920 में कार्ल श्मीट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। दूसरा स्टेटमेंट है, तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावादी पर हमला किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वर्साई संधि के कौन से प्रावधान सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। वर्साई की संधि जो कि 1919 में हुई थी, उसने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया था,
जिससे उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया था और इसके तहत जर्मनी के कुछ हिस्सों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया और अनुच्छेद 231 के तहत ही जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया था। अतः दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टानों की कौन सी विशेषता सही है? पहला है, ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, कांग्लोमरेट कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि कांग्लोमरेट कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1935 में। 1935 में जर्मनी ने यह घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंडों के लिए बाध्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट कॉर्पोरेटिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? पहला फासीवाद, दूसरा समाजवाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी केवल फासीवाद ने स्टेट कॉर्पोरेटिज्म पर जोर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी शनि। शनि है जो कि जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? पहला वाष्पोत्सर्जन, दूसरा संघनन और तीसरा ऊर्ध्वपातन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी वाष्पोत्सर्जन और संघनन ये दोनों प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है, जबकि ऊर्ध्वपातन जल चक्र की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा और यमुना। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती है। वही 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में डैश में समाजवाद शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1827 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 26 जून 1945 को डैश देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, साम्यवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर द्वारा लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, उनके विचार शोषितों के संघर्ष पर आधार बने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन यह मानते थे कि उद्योग और कारखाने ही मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की नीफे परत सम्मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निकेल और आयरन। पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। पहला सियाल जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, दूसरा सीमा जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, और तीसरा नीफे
जो कि निकेल और फेरस यानी आयरन से बना होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेल और आयरन। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला, सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि 1939, दूसरा, लॉजेन की संधि 1923। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही तरीके से सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? पहला, दिन और रात की वैकल्पिक अवधि, दूसरा, वर्ष की अवधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, यानी दिन और रात की वैकल्पिक अवधि के लिए ही पृथ्वी का घूर्णन उत्तरदायी है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हिम नदों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप गोल हम्मक के झुंड का जमाव कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रमलीन। हिम नदों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप गोल आकार के छोटे छोटे टीले नुमा संरचना को हमक कहते हैं, और जब हमक झुंड या ढेर के रूप में प्राप्त होते हैं तब इन्हें ड्रमलीन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, औसांक ताप व्यक्त किया जाता है। पहला, सेल्सियस में, दूसरा, फ़ारेनहाइट में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी औसांक ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही व्यक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चोंग हेंग। चोंग हेंग जो चीनी दार्शनिक थे, इन्होंने सबसे पहले 132 ईस्वी में भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोस्कोप का आविष्कार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, डैश में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अप्रैल 1917 में। 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मन नौकाओं द्वारा 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबो दिया गया, जिससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मक्के की खेती के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य है सिवाय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि मक्के की खेती के लिए तटस्थ पीएच मान वाली मृदा को उपयुक्त माना जाता है। अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक लवणी वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है एवं भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रमुख स्रोत के रूप में भागीरथी का उद्भव यहीं से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूंजी व्यवसायी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एज यानी आयु। निर्भरता अनुपात जनसंख्या संरचना का महत्वपूर्ण घटक आयु पर निर्भर करता है। निर्भरता अनुपात किसी देश या क्षेत्र में कुल कामकाजी उम्र की जनसंख्या पर आश्रितों की संख्या के अनुपात का एक जनसांख्यिकी विश्लेषण है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांडला। वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड स्थापित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूती वस्त्र। लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आते हैं? पहला, उष्णकटिबंधीय अवदाब, दूसरा, टॉर्नेडो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल 1, यानी उष्णकटिबंधीय कमजोर चक्रवात की श्रेणी में उष्णकटिबंधीय अवदाब को शामिल किया जाता है, न कि टॉर्नेडो को। फिर क्वेश्चन नंबर 8,
शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? पहला, जनसंख्या आधिक्य, दूसरा न्यून जनसंख्या। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत इन दोनों ही अवधारणाओं पर आधारित है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ 1 और 2। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है, जबकि पन्ना मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में तथा मानस असम में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन अधात्विक खनिज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एबेस्टॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक कारखाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, दक्कन के पठार को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पठार शामिल होते हैं, जबकि गुजरात इसमें शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या वितरण की असमानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा, दक्षिण एशिया प्रमुख सघनतम क्षेत्रों में से एक है, जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इसमें से ऑप्शन ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पॉमर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूखा। पामर ने 1965 में इस सूचकांक को सूखे की गंभीरता को मापने के साधन के रूप में विकसित किया था। पामर सूखा गंभीरता सूचकांक में मिट्टी की जल धारण क्षमता की जानकारी के साथ 2 मासिक तापमान और वर्षा के डेटा का उपयोग करके गणना की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय उद्यान राज्यों का कौन सा युग्म सही है? पहला, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। दूसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। तीसरा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल थर्ड, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये स्टेटमेंट सही है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं बल्कि केरला में स्थित है। वहीं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं बल्कि एमपी में अवस्थित है। इस वजह से ऑप्शन बी यानी केवल तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भोपाल गैस त्रासदी डैश का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रासायनिक आपदा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? पहला, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। दूसरा, फाइबर क्रॉप्स यानी रेशेदार फसलें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी ट्रक फार्मिंग का संबंध सब्जियों की खेती से है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस शहर को भारत का कॉटिनोपोलिस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण मुंबई को भारत का कॉटिनोपोलिस कहा जाता है। फिर अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था उसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आय की असमानता का वितरण सामान्यतः किसकी सहायता द्वारा मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा प्रतिपादित किया गया था और लॉरेंज वक्र का उपयोग आर्थिक असमानता के साथ साथ असमान धन वितरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिपुरा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किस सामाजिक समस्या का संबंध सेन सूचकांक के साथ है? तो पहला है गरीबी यानी पॉवर्टी, दूसरा लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, तीसरा सामाजिक अव्यवस्था यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी केवल 1। सेन सूचकांक का संबंध केवल गरीबी से है, यानी ऑप्शन सी केवल 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान डैश की श्रेणी में आते हैं। पहला ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा अंडू ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे अंडू नहीं अनऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए था, ये मिसप्रिंटिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ 1 और 2, यानी भारत के सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र की श्रेणियों में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? D = घरेलू उद्योग में मूल्य स्तर, E = विनिमय दर, F = एक विदेशी देश में मूल्य स्तर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी D × E = F। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके पास किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत पर निर्णय करने की शक्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संसद। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बाजार स्थिरीकरण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह प्रबंधन के लिए एक उपकरण है, दूसरा इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था और तीसरा इसे शॉर्ट डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था ये गलत है, क्योंकि इसे अप्रैल 2004 में शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, जीर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। पहला अर्बन एरियाज़ यानी शहरी क्षेत्र, दूसरा रूरल एरियाज़ यानी ग्रामीण क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 2, यानी जीर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रीय दल राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? पहला द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तमिलनाडु, दूसरा आम आदमी पार्टी दिल्ली, तीसरा शिरोमणि अकाली दल हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा क्षेत्रीय दल और राज्य का युग्म सही है, जबकि जो तीसरा युग्म है राज्य और क्षेत्रीय दल का ये गलत है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल हरियाणा की नहीं बल्कि पंजाब राज्य का क्षेत्रीय दल है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सूची में शामिल विषय सूची का कौन सा युग्म सही है? पहला मत्स्यिकी राज्य सूची, दूसरा सिविल प्रकृति संवर्ती सूची और तीसरा रेलवे संघ सूची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये तीनों ही जो सूची और विषय है ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से किस कारण को जलोढ़ नदी की विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पहला, नदी का घुमावदार मार्ग, दूसरा, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, और तीसरा, दोषपूर्ण कृषि पद्धतियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कारण है जिनको जलोढ़ नदी की विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZA डैश के चुनाव से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नगर पालिकाओं के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZA नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा है और यह भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह के बीच का अंतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते जबकि एक राजनीतिक दल करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन नजदीक मुद्रा का उदाहरण है? पहला, ट्रेजरी बिल और दूसरा, डिबेंचर्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल वन ट्रेजरी बिल नजदीक मुद्रा का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है और प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय में कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आदि कार्य को शामिल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की विधायिका भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है, सिवाय इसके पहला आर्टिकल 20 और दूसरा आर्टिकल 21। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बोथ 1 एंड 2, यानी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 दोनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, नगर निगम में एक महापौर की अध्यक्षता में एक निगम परिषद होती है। दूसरा कथन है, नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए अस्थायी समितियां हैं। तीसरा कथन है, राज्यों के बड़े शहरों के लिए राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। और चौथा कथन है, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति डैश की अध्यक्षता में थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, JB कृपलानी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी, वह डैश का पुत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा त्रिभुवन का। 1960 में राजा महेंद्र द्वारा नेपाल में दल विहीन पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था 1990 के दशक तक लागू रही और राजा महेंद्र राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। दूसरा कथन है, बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार 1978 तक एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 1978 के 44 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और वर्तमान में संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार।
तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाए जाने वाला एक प्रकार शहरी स्थानीय निकाय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सार्वजनिक उपकृत समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पंचायत का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधान। ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है और यह नियमित रूप से मिलता है और इसका मुख्य कार्य इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2/3। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12वीं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस अनुसूची में टोटल 18 विषय शामिल हैं। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT SST के एक और प्रीवियस ईयर पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी DSSB TGT SST के प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।